हेलो क्लास। तो प्रीवियस क्लास में जो भी हमारा हाइपरटेंशन का टॉपिक रहा, जिसमें हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात की कि किस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है हमारी बॉडी का। हमने डाययूरेटिक तरीके समझा, एडीएच हार्मोन, हमारा रा सिस्टम, हमारे बायोरिसेप्टर्स में नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी हमारी चीज़ें थी। तो इस क्लास में जो समझने वाले हैं वो होगा हाइपरटेंशन। मीन्स जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। तो आज हम हाइपरटेंशन को समझेंगे। इससे पहले हमने जो भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि हमारा बॉडी ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, किडनीज और रा सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो अब हम समझेंगे यही रेगुलेशन सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हाइपरटेंशन कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक कंडीशन है। ठीक है, कभी भी हाइपरटेंशन को आप कोई डिजीज़ नहीं मान सकते हैं कि ये कोई बीमारी है। ठीक है, हाइपरटेंशन किसी न किसी वजह से या किसी न किसी रीज़न से या आइडियोलॉजी इसके पीछे होती है, जिससे ये ऐसा हमें दिखता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। तो ये क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक, जैसे क्रॉनिक वर्ड आता है हम समझ जाते हैं कि जो चीज़ें लॉन्ग टर्म से हो रही हैं, मतलब काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है, तब जाके ये हमारा ब्लड प्रेशर इधर बढ़ा हुआ है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है। अब नॉर्मल कितना था, 120/80 mmHg। ठीक है, 120 क्या था हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 क्या था या 80 क्या था हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिंपल लैंग्वेज में जब ब्लड वेजल्स की वॉल पर ब्लड का प्रेशर लंबे समय तक ज़्यादा बना रहे तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये सिर्फ एक बार बीपी बढ़ जाना नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर परसिस्टेंट एलिवेशन, परसिस्टेंट का मतलब लगातार एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अगर है तो इसी को हम हाइपरटेंशन कहेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को हम mmHg का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हम इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अराउंड 120/80 mmHg। मैंने आज तीसरी बार आपको बताया ये, जहाँ पे 120 क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर। कल भी मैंने आपको बताया था जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर भेजता है। ठीक है, और जो 80 है वो है डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर की जो क्लासिफिकेशन है या उसकी हम जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो नॉर्मली इफ़ नॉर्मल हमारा कितना हो, लेस देन 120 बाई लेस देन 80 mmHg। अगर एलिवेटेड होता है तो 120 से 129 और लेस देन 80 mmHg मीन सिस्टोलिक बढ़ सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में लगातार बीपी बढ़ा हुआ तो स्टेज 1 में लगभग 130 से 139। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा लगभग स्टेज 1 में, ठीक है, स्टेज 1 में 130 to 139 बाई 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये हो सकता है, समझ रहे हैं। और स्टेज 2 में मोर देन एंड इक्वल टू 140 बाई मोर देन एंड इक्वल टू 90 या फिर 99 पे जाता है mmHg। ठीक है, ये स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड भी आती है, ठीक है, जिसमें 179 समथिंग अराउंड निकल जाता है और ये 99 या 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर। तो क्लिनिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो खैर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डायस्टोलिक कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम सिस्टो डायस्टोलिक या इस तरीके से बोलते हैं। वो हमारे स्पेशल कंसिडरेशंस में उसको लिया जाता है। ठीक है, अभी हम अगला बात करेंगे कि अभी जैसे लिखा हुआ, इट इज़ ऑफन कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज इट मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर अ लॉन्ग टाइम वाइल कॉजिंग प्रोग्रेसिव डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स। कहने का मतलब हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई पेशेंट्स में
शुरुआत में कोई क्लियर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। मतलब कि व्यक्ति को पता नहीं चलता कि उसका ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अंदर ही अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेजल्स, हार्ट, किडनी और ब्रेन पर क्या होता है, डैमेज होता रहता है। और जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब तक कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में सिम्टम्स आखिर कब दिखाई दे सकते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक्स मतलब कि जिनके अंदर सिम्टम आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उनको हेडेक आना शुरू होता है, सर दर्द, ठीक है, डिजीनेस, ब्लड विजन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थकावट लगना, धड़कनें तेज़ या कम होना, पैल्पिटेशंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सिम्टम्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि बीपी क्या है, नॉर्मल है। इसीलिए रेगुलर बीपी चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है इस टाइम पे, ठीक है। तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ने के रीज़न्स क्या हैं, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। ब्लड प्रेशर मेनली दो चीज़ों से बढ़ता है, ठीक है। पहला, कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, मतलब जब हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगे, ठीक है। मैं विजुअल तौर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब क्या होता है, जब हमारा हार्ट, देखो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पंप है, ठीक है, जो ब्लड को हमारी होल बॉडी में क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो अगर हार्ट बहुत ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगे, मान लो कि कोई मोटर है, ठीक है, और इस मोटर में आपने एक पाइप ऐड कर रखा है, ठीक है, आपने एक क्या लगा रखा है, एक पाइप लगा रखा है। और इस पाइप की जो थिकनेस है या मोटाई है, वो आपको पता है कि मोटर के अकॉर्डिंग सही है। बट अगर क्या हो, अगर मोटर को हम किसी वजह से मोटर बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत और फास्ट लिक्विड को, फ्लो को, पानी को पंप करने लगे, तो क्या पाइप पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो जब पाइप पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, हालात कुछ ऐसे होंगे कि सपोज दैट कि ये पाइप है, ठीक है, और जब अंदर फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, मान लो अंदर ये लिक्विड है, अंदर फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये लिक्विड को आगे जाने के लिए प्रेशर लगाना, आपने कभी को देखा है ना कि प्रेशर लगता है, तो वो जो प्रेशर है, ठीक है, वो अंदर का जो फ्लूइड है वो पाइप में अंदर से प्रेशर लगाएगा ताकि उसको बाहर जाने की जगह मिले। पाइप कई बार फूल जाता है या फिर बहुत हमारे काबू में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा पाइप के डैमेज होने के चांसेस या फटने के चांसेस होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करने लगे तो अब इसकी वजह हमारी हार्ट रेट बढ़ जाना या कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाना या ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से, अब हार्ट जब ब्लड को जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, तो बीपी हमारा बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो, हर बार हम यही डेफिनेशन कहते हैं कि प्रेशर exerted by the blood to the inside of the blood vessel is known as hypertension, ठीक है। दूसरी चीज़, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब ब्लड वेसल में रेजिस्टेंस बढ़ जाना। मान लो कि ये ब्लड वेसल क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई किसी वजह से, या फिर जो हमारे ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन का साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपने पानी का पाइप है पकड़ा हुआ है और आप पानी छिड़क रहे हो, है ना। आप ऐसा करो कि आप देखते हो पानी के प्रेशर की दूरी एक लिमिटेड है, कि पानी के आपने इस तरीके से एक पानी का पाइप पकड़ा हुआ है, ठीक है, और उससे पानी छिड़क रहे हो और आपको पता है उस पानी का जो डिस्टेंस है सिर्फ यहीं तक जाएगा, ठीक है, 1 मीटर तक, ठीक है। अब लेकिन आपको क्या करना है, उस पानी के डिस्टेंस को आपको थोड़ा सा और आगे पहुंचाना है, ठीक है। आप कहाँ तक चाहते हो, आप थोड़ा सा और चाहते हो कि वो 1 मीटर और आगे जाए, तो आप क्या करोगे, उस जो पाइप का जो एंड है उसको दबाओगे, है ना, ये जो पाइप का जो मुंह है इसको क्या करोगे आप, प्रेशराइज करोगे, दबाओगे। अब इससे क्या होगा, अंदर जो पानी है, ठीक है, हमने उसका आयतन कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, बट फ्लूइड की डेंसिटी तो उतनी ही है और प्रेशर भी उतना ही, तो प्रेशर और बढ़ेगा, पीछे से और फोर्स लगाएगा, पाइप के फटने के चांसेस होते हैं या फिर बहुत होते हैं, बट अब वो जो पानी है वो और दूर तक जाएगा। देखो कुल मिला के प्रेशर बढ़ा ना,
प्रेशर बढ़ा तभी तो ऐसा हुआ। तो यही है, अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई या वेजल्स में स्टिफनेस आ गई, या मान लो कि इधर कोई काई जम गई पाइप में, जिसको बोलते हैं हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, इधर पे जो हमारे वेजल्स में जम जाता है उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लाक। कोलेस्ट्रॉल में पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, इसको हम प्लाक बोल दें, या इसको और बोलते हैं आथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो अगर ये प्लाक बन जाता है, ठीक है, तो भी ब्लड को आगे फ्लो करने के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के लिए। तो यहाँ पे प्राइमरी, सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा और प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन के बारे में। प्राइमरी हाइपरटेंशन ऐसा हाइपरटेंशन है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप एंड हैज़ नो आइडेंटिफिएबल सिंगल कॉज। सबसे कॉमन टाइप है, लगभग मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंशन के केसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये क्यों होता है, सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली बात कि ये क्यों होता है। इसका पहली चीज़ मैंने बताया, कोई सिंगल रीज़न वजह नहीं होती, बल्कि इसके कई फैक्टर से मिलके बीपी बढ़ते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। तो जेनेटिक फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री आ जाती है या कोई जेनेटिक टेंडेंसी। अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो शायद इसका रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी, है ना। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजल्टेंट बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा कह सकते हैं रास ओवर एक्टिविटी। रास ओवर एक्टिविटी में रास सिस्टम मैंने आपको बताया था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ज़्यादातर आजकल के यूथ्स में या फिर युवाओं में या फिर लोगों में इसी रास की ओवर एक्टिविटी की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता है, और इसीलिए इनको हम रास इनहिबिटर या एसी इनहिबिटर ही देते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, क्या होगा, एंजियोटेंसिन ज़्यादा बनेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, एल्डोस्टेरोन बढ़ता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हो सकता है, अभी मैंने बताया, ज़्यादा खाने में नमक ले रहे हो, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, वाटर बढ़ता है। ओबेसिटी, मोटापा भी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, शारीरिक एक्सरसाइजेस क्रियाएं आप कम करते हैं, और स्ट्रेस, ये चीज़ें भी हमारे प्राइमरी हाइपरटेंशन का ही हिस्सा है। दूसरा हमारा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक ऐसा हाइपरटेंशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई भी स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉज मौजूद हो सकता है। हम कह सकते हैं हाँ, मतलब किसी दूसरी डिजीज़ या मेडिसिन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे कि मान लो कोई किडनी डिजीज़ है जैसे, ठीक है, किडनी बीपी कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा करती है। अगर किडनी डैमेज हो गई तो सोडियम का रिटेंशन बढ़ जाता है ना, फ्लूइड का रिटेंशन होता है, रिजल्टेंट बीपी बढ़ जाता है। दूसरा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जांपल के तौर पे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए, कशिंग सिंड्रोम हो गए, इसमें हार्मोन्स ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, किडनी की रीनल आर्टरी नैरो हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आप वापस समझो यहाँ पे, जैसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, सपोज दैट कि ये किडनी है, ठीक है। तो अब हम एक किडनी को थोड़ा सा सेपरेट कर ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लो कि ये यहाँ पे जो हमारी सिंगल किडनी है, ठीक है, ये एक इसकी आर्टरी जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये जो आर्टरी स्टेनोसिस है, अगर हम इसको और मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखें, ठीक है, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है, ये जो आर्टरीज़ हैं ये नैरो हो जाती हैं, ठीक है।
ये इनमें सिकुड़न आ जाती है, यहाँ भी प्लाक जम सकता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे किडनीज तक सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है या ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। नॉर्मल क्या होता है, आर्टरी एकदम स्मूथ होती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। इसकी भी वजह कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो किडनी की रीनल आर्टरी नैरो हो जाती है, किडनी को लगता है कि ब्लड सप्लाई कम है, इससे क्या करती है ये रेनिन का रिलीज़ बढ़ा देगी, ठीक है। रेनिन का रिलीज़ बढ़ता है और जब रेनिन का रिलीज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारा ओवरऑल एट द एंड क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्टेरॉइड्स लेने से, कुछ एनासिड्स वगैरह हो गई, कुछ हार्मोनल मेडिसिन हो गई, ठीक है। तो ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। खैर, अब ध्यान समझो, ओवरऑल हम पढ़ क्या रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब बढ़े हुए बीपी को लो करने के लिए, तो इस पर फोकस करते चलना। इसीलिए पहले दवाइयाँ कैसे काम करेंगी उसको समझने से पहले हम आपको इसीलिए नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, क्या क्या वजह हो सकती हैं, दैट्स इट। तो हाइपरटेंशन के जो रिस्क फैक्टर हैं, तो थोड़ा सा वैसे तो मैंने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या हाई सॉल्ट इनटेक या ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन या बढ़ती उम्र के साथ में या डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। बट थोड़ा सा इनको और मैं मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा, या थोड़ा सा और बदल के, यही सारी चीज़ें आएंगी, बट थोड़ा डिटेल में आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप समझिए नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको बदला नहीं जा सकता। अब आपको इसमें से दिख जाएगा कौन सा फैक्टर है। अभी मैंने बोला एजिंग, ठीक है, एज, उम्र बढ़ने पर क्या होता है, जो वेजल्स होती है उसमें स्टिफनेस, हल्का सा हार्डनेस या इस टाइप से चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जेनेटिक रिस्क बढ़ता है। तीसरी चीज़ जेंडर की बात करें या सेक्स की बात करें, कुछ एज ग्रुप्स में रिस्क अलग हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा तो ये तो नॉन मॉडिफिएबल थे, इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। बट दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मॉडिफिएबल, ऐसी चीज़ें जो बदली जा सकती है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाई सॉल्ट इनटेक, ठीक है, ज़्यादा सोडियम, खाने में नमक कम कर दो। जब सोडियम ज़्यादा होगा तो वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है जो सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। तो सॉल्यूट में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, स्पेशली सोडियम की तरफ ये भागते हैं। सोडियम जिधर जाएगा वाटर उसका पीछा करके उसके पास आएगा, तो सोडियम बढ़ेगा तो वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, है ना, और एट द एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। उसके अलावा ओबेसिटी का मतलब मोटापा, एक्स्ट्रा बॉडी वेट की वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है, ठीक है, हार्ट हमारा वर्कलोड बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ सकता है, तो इस तरीके से चीज़ें। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज की कमी, इसी से वज़न बढ़ रहा है, वेट गेन कर रहे हैं। पुअर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, है ना, मॉर्निंग में कार्डियो नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, साइकिलिंग कीजिए, आप ट्रेडमिल पे दौड़िए, कुछ भी कीजिए, नॉर्मल भागने जाइए, तो ये चीज़ें, तो इस वजह से बीपी का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। एंड स्ट्रेस में क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। सिंपैथेटिक, अगर आपको मैं वापस बता दूँ, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने कहा था ट्रिपल एफ, फियर, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सब कुछ बढ़ेगा। तो जब हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बढ़ता है तो उसके वाइस वर्सा, मीन्स पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम घटता है। सिंपैथेटिक बढ़ेगा तो हमेशा पैरासिम्पैथेटिक कम होगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक बढ़ेगा तो सिंपैथेटिक घटेगा। तो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है यहाँ पे, तो हार्ट रेट और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे बढ़ती है।
उसके अलावा जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग भी हमारे ब्लड वेजल्स को डैमेज करती है, वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाती है, ठीक है। एंड एक्सेस अल्कोहल भी बीपी रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो दैट्स इट, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अभी हम लास्ट में समझेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजी। वैसे तो हमने पढ़ा था, बट मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ, पूरे मैकेनिज्म को शॉर्ट में समझिए। सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स क्या करते हैं कि हमारी सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। दो चीज़ें, चलो मैं ऐसे इधर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिस्क फैक्टर है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या करेगा, ये इन्हेंस करेगा। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ हम और भी चीज़ें देखेंगे। हमारा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी इंक्रीज होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब ये चीज़ें होंगी तो आगे हमारा हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट प्लस कार्डियक आउटपुट, ये चीज़ें ये भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगे। हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। और जब हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेज़ल है, ठीक है, ब्लड वेज़ल, इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेजल्स में, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये भी इंक्रीज होगा। और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सोडियम, स्पेशली सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम एंड वाटर, इसका भी जो रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है, हमारी वेजल्स में वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में जाएगा, इससे क्या होगा, हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, एट द एंड हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और हाइपरटेंशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कई बार हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, ये डैमेज होने लग जाती हैं, ठीक है, ब्लड वेजल हमारी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारा हार्ट, ब्रेन, किडनी और जो आई, आई का मतलब हमारी आँखों के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड आई। तो इस चीज़ को समझो। अभी हम चलो ठीक है, बात कर ले रहे हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस की ही, ठीक है, कौन से कॉम्प्लिकेशन आएंगे, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। साइलेंट सिम्टम्स में होता था हेडेक, डिजीनेस, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्लड विजन, नोज ब्लीड, ठीक है, नोज ब्लीड को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, नाक से जो खून आता है, ठीक है। खैर, अभी हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले, अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म कंट्रोल ना हो तो सबसे पहले आगे कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला हमारा है हार्ट फेल्योर। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट फेल्योर का मतलब ये है कि हार्ट फेल्योर को कभी ऐसा मत सोचो कि इंसान मर ही जाएगा, ठीक है। हार्ट फेल्योर का मतलब दिल सिर्फ और सिर्फ हमारा कमज़ोर हुआ है, हार्ट क्या है, महज कमज़ोर हुआ है, उसने काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, बट जिस ताकत से उसको काम करना है वो वैसे नहीं कर रहा है। तो वेल, तो हार्ट फेल्योर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो, ठीक है, हाई प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करता होता है, अगेंस्ट हाई प्रेशर हार्ट क्या करेगा, अपनी फोर्स बढ़ा देगा, ठीक है। इससे क्या होता है, हार्ट मसल्स बहुत थिक हो जाता है। जब हार्ट के मसल थिक हो जाते हैं उसी को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हार्ट फेल्योर अगर लॉन्ग टाइम तक वर्कलोड है तो हार्ट हमारा कमज़ोर हो जाएगा ऑब्वियसली,
और इसमें नहीं लिखा हुआ है बट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये मायोकार्ड इन्फेक्शन में आता है। हाइपरटेंशन ब्लड वेजल्स को डैमेज करता है, इसीलिए आथेरोस्क्लेरोसिस। मैं आपको दिखा दूँ आथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। जैसे कि ये हमारी ब्लड वेजल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो प्लाक का बनना, ठीक है, ये जो प्लाक बन जाते हैं इसी को बोलते हैं हम आथेरोमा प्लाक या फिर आथेरोस्क्लेरोसिस, इसके बनने की वजह, ठीक है। ये तो इस वजह से जब कई बार ये अनस्टेबल एंजाइना में ये जब ये रप्चर होता है तो ये पूरा एरिया हमारा ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ऑक्सीजन की जो डिमांड है ये बढ़ जाती है। इससे पहले तो दर्द होना शुरू होगा, इसको बोलते हैं इस्कीमिया, इस्कीमिक अटैक। और जब चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं तो वहीं पे इंसान को हार्ट अटैक आता है और उसके मरने के चांसेस 90% हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी जो चीज़ है आप देख रहे हो सेरेब्रोवास्कुलर, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इसमें आता है स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक में हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है कि ब्रेन की जो ब्लड वेजल्स को डैमेज कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रिजल्टेंट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। रीनल कॉम्प्लिकेशंस में किडनीज़ में क्या होता है, छोटी ब्लड वेजल्स डैमेज होती हैं तो किडनी का फंक्शन कम हो जाता है एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा ऑक्यूलर, अभी मैं बोला ना आँखों के लिए भी, तो हाइपरटेंशन से क्या होता है, रेटिना की जो ब्लड वेजल्स डैमेज हो सकती हैं, इसीलिए बोलते हैं हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होती है, विज़न प्रॉब्लम्स आती है, विज़न लॉस, या कई बार इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है इस वजह से सारी चीज़ों में, ठीक है। तो खैर एट द एंड अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं। क्यों, कम सोडियम, नमक कम खाओगे, वाटर का रिटेंशन कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगी और एट द एंड बीपी कंट्रोल होगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्दी डाइट, ठीक है, ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा वेजिटेबल्स लीजिए, होल ग्रेन्स, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड कम खाइए, जो ऑयली हो या जंक फूड है, हाई फैट डाइट कम लीजिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, क्यों, वेट कंट्रोल होगा, ब्लड वेसल का फंक्शन इम्प्रूव होगा, हार्ट की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, ठीक है। एंड वेट रिड्यूस कीजिए, वज़न को कम कीजिए, ओवर वेट है तो वेट को कम करने के लिए हार्ट का वर्कलोड कम करवाइए, वज़न कम करने से हार्ट का वर्कलोड कम होता है और बीपी कम होता है हमारा। स्ट्रेस मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, क्यों, सिंपैथेटिक एक्टिविटी यहाँ भी कम होती है। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड कीजिए, ब्लड वेजल्स को डैमेज होने से रोकेगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में हम आगे बात करेंगे, डायरेटिक्स, ईसी इनहिबिटर्स या बीटा ब्लॉकर्स हम लेते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। इनके बारे में तो अगर हम पढ़ने वाले हैं ही, मीन्स हमारी मेडिसिन के थ्रू। तो ओवरऑल प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, हेल्दी डाइट लीजिए और रेगुलर बीपी मॉनिटर कीजिए, सॉल्ट इनटेक कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना और स्ट्रेस कंट्रोल करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, अल्कोहल को लिमिट करना, इन सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो एट द एंड आज क्लास में हमने क्या समझा कि हाइपरटेंशन एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है। इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत में सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हार्ट, ब्रेन, किडनी, आइज़ को डैमेज कर सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई सिंगल कॉज नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी अंडरलाइंग डिजीज़ या ड्रग की वजह से होता है। इसका मेन मैकेनिज़्म कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बढ़ना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की हेल्प से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो खैर अभी जो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे वो है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि डायरेटिक्स आप इसमें देखोगे, ईसी इनहिबिटर्स देखोगे, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक डायरेटिक देखेंगे आप,
पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक, या बहुत सारे हमारे पास क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरेटिक, पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक खैर इसमें आ जाती है, ठीक है, बट इसके अलावा बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हमारी ये ड्रग्स मेन है इसमें, ठीक है। तो इनके बारे में समझेंगे, तो दैट्स इट। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड वेलकम।